हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा में। दोस्तों, हम लोग प्लेटफॉर्म के द्वारा लाया गया बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 8 तक कवर कर लिया है। आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को हम लोग कवर करेंगे। अगर पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर विजिट कर उसे देख लीजिएगा, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारे आने वाली सारी महत्वपूर्ण वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 12,775 किलोमीटर है पृथ्वी का विषुवतीय व्यास। और अगर आपसे ध्रुवीय व्यास पूछे तो ध्रुवीय व्यास इसका 12,713 किलोमीटर है। विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास में 43 किलोमीटर का अंतर है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कभी कभी अंतर भी पूछता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मैथ का है, इसका हम आंसर बता देते हैं, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 62,500। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपग्रह की कक्षीय अवधि समानुपाती होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 8/3/2। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे न्यूनतम थी? तो सिक्किम की जनसंख्या सबसे न्यूनतम थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लेशियर में बर्फ हमेशा निम्न में से कहाँ से पिघलती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सबसे निचले स्तर से पिघलती है ग्लेशियर से बर्फ। आपको बता दें दोस्तों, पृथ्वी की ऊपरी सतह का जो वातावरण है वह संघीय होता है, जिसकी वजह से सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तित नहीं हो पाती है। इस वजह से हमारा वातावरण गर्म हो जाता है, और गर्म होने की वजह से ग्लेशियर नीचे की सतह से बर्फ को पिघलाती है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की भौगोलिक स्थिति है। तो भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो पूर्वोत्तर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको बता दें दोस्तों, भारत की जो स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोआब शब्द से आप क्या समझते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दो भिन्न नदी के व्यवस्था के बीच की भूमि दोआब कहलाती है। यानी दो नदियों के बीच जो भूमि होती है उसे हम दोआब कहते हैं। आपको बता दें, दोआब मिट्टी जो है वो काफ़ी पोषण युक्त होती है, जिसकी वजह से वहाँ की फसल काफ़ी अच्छी होती है, जो कि किसान के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, दोआब जो है वो दो भिन्न नदियों के बीच की भूमि होगी। अगला क्वेश्चन है, लोयस किस प्रकार की मिट्टी है? तो ये पवन निक्षेपित मिट्टी है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह हवा के द्वारा मिट्टी को उड़ाकर एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर ले जाकर जमा कर दी जाती है तो उसे लोयस मिट्टी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से उपयुक्त में से सत्य कथन का चयन करने कह रहा है। पहला है, भारतीय परिषद एक्ट 1861 के द्वारा वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। ये सही है। अगला है, भारतीय परिषद एक्ट 1892 के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। ये भी सही है। अगला है, भारतीय परिषद एक्ट 1909 के द्वारा सांप्रदायिक के आधार पर निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। ये भी सही है। चौथा कथन है, भारत शासन एक्ट 1919 द्वारा समवर्ती सूची को जोड़ा गया। ये गलत है। भारत शासन एक्ट 1919 के द्वारा दो सूची को जोड़ा गया, जिसमें से एक था केंद्र सूची और दूसरा राज्य सूची था। अगर आपसे पूछे समवर्ती सूची को कब जोड़ा गया, तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत समवर्ती सूची को जोड़ा गया। तो इसका सही आंसर 1, 2 और 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्याज की दर को कम करना। ये मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है। मांग की नियंत्रण, मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण और वस्तु की राशनिंग, ये तीनों मुद्रास्फीति का नियंत्रण है, जबकि ब्याज दर को कम करना ये आर्थिक मंदी को समाप्त करने की विधि है। आपको बता दें दोस्तों, ब्याज दर को कौन नियंत्रित करता है? तो ध्यान रखिएगा, ब्याज दर को आरबीआई के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्पादन के 5 कारक हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन एवं साहस यानी कि जोखिम। ये तीनों उत्पादन के 5 कारक हैं। लेकिन आपको बता दें, मुख्य रूप से उत्पादन 3 प्रकार के ही होते हैं, प्राथमिक उत्पादन, द्वितीय उत्पादन और तृतीय। प्राथमिक में जो प्रकृति से जुड़े हुए चीज़ होती है, जैसे कि कृषि, पशुपालन, ये सब प्राथमिक उत्पादन में आता है। द्वितीयक उत्पादन में प्राथमिक उत्पादन से बने हुए उत्पाद द्वितीयक उत्पादन में आता है। और अगर आपसे तीसरा उत्पादक पूछे तो वो सेवा क्षेत्र में आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वॉलीबॉल के खेल में खिलाड़ी किसके बाद अपना स्थान बदल सकता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर्विस के दौरान। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो ये 2 जुलाई 1972 ईस्वी को हुआ था शिमला समझौता। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों, शिमला समझौता किसके किसके बीच हुआ था? तो भारत में उस टाइम भारत की पीएम इंदिरा गांधी थी और पाकिस्तान के पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो थे। इन दोनों के बीच शिमला समझौता हुआ था। आपको बता दें, शिमला समझौता के टाइम ही LOC का भी निर्धारण किया गया था, लाइन ऑफ कंट्रोल का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लघु ज्वार भाटा कब आता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शुक्ल सप्तमी के दिन लघु ज्वार भाटा आता है। ये पूछे कि क्यों आता है, तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति जो होती है वह समकोण होती है, जिसकी वजह से लघु ज्वार भाटा आता है। अगर आपसे पूछे दीर्घ ज्वार भाटा कब आता है, तो वो पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन आता है। उस दिन सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी की स्थिति एक सिध में होती है, जिसकी वजह से गुरुत्वाकर्षण बल, तीनों के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से दीर्घ ज्वार भाटा आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारुष्णी। पारुष्णी नदी रावी नदी का पुराना नाम था। बिपाशा का पूछे तो ब्यास नदी हो जाएगा, कुंभा का पूछे तो काबुल, और यहाँ सुरसती नहीं होगा, सरस्वती होगा, जो कि नदीतमा, जिनको नदीतमा भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलायमान मुद्रा का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गरम मुद्रा। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति की विचारधारा किसने प्रस्तुत की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण के द्वारा संपूर्ण क्रांति की विचारधारा प्रस्तुत की गई थी। आपको बता दें दोस्तों, संपूर्ण क्रांति यानी कि संपूर्ण आंदोलन जो है वह स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा आंदोलन था, जिसे JP आंदोलन, छात्र आंदोलन और सप्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। ये क्रांति 1974 ईस्वी में शुरू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सादिर किसका पुराना नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भरतनाट्यम का पुराना नाम है सादिर। भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनीअट्टम केरल का, कथक उत्तर भारत का और ओडिसी जो है वो ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेखांकित चेक वह है जिसको भुनाया जा सकता है केवल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बैंकों के माध्यम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भटकल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्नाटक राज्य में स्थित है। दोस्तों आपको बता दें, भारत में बड़े बंदरगाह की संख्या 13 है, जबकि छोटे बंदरगाहों की संख्या 200 से अधिक है। लेकिन एक्टिव कितनी है? तो 165
जो है वो कार्यान्वित है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 75,000 वर्ग किलोमीटर में सुंदरबन डेल्टा फैला हुआ है। सुंदरबन डेल्टा जो है वो भारत एवं बांग्लादेश में विस्तृत है, आपको ध्यान रखना है। और सुंदरबन डेल्टा में किस प्रकार का वन पाया जाता है? तो यहाँ पे मैंग्रोव वन पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की राजस्व प्राप्ति में इनमें से क्या शामिल नहीं होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऋणों की वसूली राजस्व प्राप्ति में शामिल नहीं होता है। बाकी ब्याज, लाभ एवं लाभांश, संपत्ति से किराया, ये सभी राजस्व प्राप्ति से संबंधित है। आपको बता दें, भारत सरकार के आय का जो मुख्य स्रोत है वो निगम कर से आता है, जबकि राज्य सरकार का जो मुख्य स्रोत है वो बिक्री कर से आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था के लिए दक्षिण भारत सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है, क्योंकि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी कि इन हिस्सों में बड़े जमींदारों के अभाव से अस्थायी बंदोबस्त की संभावनाएं नहीं थी। अगला है, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम भारत में उपजाऊ मिट्टी एवं अनुकूल जलवायु उपलब्ध थी। कंपनी के अत्यधिक भू राजस्व मिलने की आस भी थी, तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसकी वजह से रैयतवाड़ी व्यवस्था के लिए दक्षिण भारत जो है वो सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है। आपको बता दें दोस्तों, ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज जो है वह 3 प्रकार के राजस्व प्रणाली को अपनाया था। पहला था रैयतवाड़ी जो कि 51% था, दूसरा था महालवाड़ी जो कि 30% भूमि पर लगाया गया था, और तीसरा था अस्थायी बंदोबस्त जो कि 19% भूमि पर लगाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित किस वर्ष को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का विभाजन बिंदु माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1905 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का विभाजन बिंदु माना जाता है, क्योंकि इसी समय लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। आपको बता दें दोस्तों, 1909 में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो वाराणसी में हुआ था, और उस टाइम अध्यक्षता किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह आंदोलन किसानों से संबंधित नहीं था? नहीं है, तो ये अहमदाबाद सत्याग्रह जो है ये मील मजदूरों से संबंधित है, ना कि किसानों से, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी खेरा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा किया गया। बारदोली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल के द्वारा 1928 ईस्वी में किया गया, और चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा किया। ये तीनों किसान आंदोलन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, गलत कथन चुनिए। पहला, गर्म किए जाने पर चुंबक अपने गुणधर्म खो देता है, ये बात सही है। अगला है, बार चुंबकों में जोड़ों में इस तरह रखना चाहिए कि विजातीय ध्रुव एक साथ हो, ये भी सही है। चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, ये भी सही है। अगला है, निकेल और कोबाल्ट चुंबक से आकर्षित नहीं होता, ये गलत है। निकेल, फेरस एवं कोबाल्ट लौह चुंबकीय पदार्थ है जो कि प्रबल रूप से चुंबक को अपनी तरफ आकर्षित करती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें गलत कथन चुनने कह रहा था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा घरेलू पदार्थ लाल लिटमस को नीला करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 4, बेकिंग सोडा और कोई भी विरंजक जो है वो लाल लिटमस को नीला करेगा। लाल लिटमस को नीला कौन करता है? तो क्षारीय धातु जो है वो लाल लिटमस को नीला करता है, जबकि अम्लीय जो है वो नीला लिटमस को लाल करता है। तो बेकिंग सोडा और विरंजक क्षारीय होता है, जबकि नींबू का रस और सिरका ये दोनों अम्लीय होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 1 और 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए अनिवार्य कच्ची सामग्री है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल, ये तीनों प्रकाश संश्लेषण के लिए अनिवार्य सामग्री है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है,
तो ये पेशी में पाई जाने वाली प्रोटीन है मायोसिन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलाए जाएं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा का उपयोग कितना होगा? तो 100 गुना 10 बल्ब गुना 1 घंटा बटा 1000 से भाग देंगे तो ये बच जाएगा 1 यूनिट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 यूनिट। अगला क्वेश्चन है, परमाणु सिद्धांत के जन्मदाता हैं। तो डाल्टन को परमाणु सिद्धांत का जन्मदाता माना जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसने परमाणु सिद्धांत कब दिया था? तो डाल्टन 1803 ईस्वी में परमाणु सिद्धांत को दिया था। इनके अनुसार परमाणु अविभाज्य होता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रस्ताव को सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थगन प्रस्ताव को निंदा प्रस्ताव माना जाता है। आपको बता दें दोस्तों, यह मंत्रिपरिषद अथवा किसी एक मंत्री के विरुद्ध उसकी विफलता पर रोष या क्रोध व्यक्त करने के लिए ये निंदा प्रस्ताव लगाया जाता है, और जिस मंत्री पर निंदा प्रस्ताव लगता है उसे उसके बारे में उल्लेख देना पड़ता है और अपने आप को सही बताना पड़ता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्थगन प्रस्ताव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक पर कदाचार अथवा असमर्थता का आरोप लगाया जाता है तो वह पदच्युत होगा, किस तरह से? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों के समावेश पर वो पदच्युत होगा। और ये किस तरीके से होगा? तो महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। सूची 1 में अनुच्छेद और सूची 2 में विषय दिया गया है। चलिए मिलाते हैं। अनुच्छेद 300 ए, यह संपत्ति के अधिकार को कानूनी मान्यता देता है। 1 का 4 हो जाएगा। अनुच्छेद 112 में अखिल भारतीय सेवा का गठन की बात कही गई है। अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारी के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 195 में विधानसभा सदस्यों के वेतन एवं भत्ते की चर्चा की गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा 4, 1, 3 और 2। 4, 1, 3 और 2 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका मूल संविधान में समावेश नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूल कर्तव्य जो है वो मूल संविधान में समावेश नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया एवं 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। अभी हमारे संविधान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य सम्मिलित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला बादशाह कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोहम्मद शाह। इसका शासनकाल कब से कब तक था? तो आपको बता दें इसका शासनकाल 1719 से 1748 ईस्वी तक था। फर्रुखसियार का शासनकाल 1713 से 1719 तक था। बहादुर शाह प्रथम का कार्यकाल 1707 से 1712 तक था। और बहादुर शाह जफर का कार्यकाल आप सबको तो पता ही होगा, 1837 से 1857 तक था, जिसमें 1857 की क्रांति हुई थी बहादुर शाह जफर के टाइम पे ही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सल्तनत काल में मुस्लिम वंश में उत्तराधिकार का क्या निर्णय था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सबसे शक्तिशाली उम्मीदवार अमीरों की सहायता से गद्दी पर अधिकार कर लेता था। जो सबसे शक्तिशाली होता था वो अमीरों की सहायता लेता था और गद्दी पर बैठ जाता था, अपना अधिकार बना लेता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तन की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1327 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा
दौलताबाद को अपना राजधानी बनाया गया था। आपको बता दें दोस्तों, देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया गया था और फिर उसे 1327 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा अपनी राजधानी घोषित कर दी गई थी। देवगिरी यादव वंश की राजधानी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रावत भाटा परमाणु शक्ति केंद्र गुजरात, ये गलत है। रावत भाटा परमाणु संयंत्र शक्ति जो है वो राजस्थान में है, गुजरात में नहीं है। राजस्थान। नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र ये उत्तर प्रदेश में है। काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र ये गुजरात में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, कितनी ऊंचाई पर वायुमंडल में 1 डिग्री तापमान घट जाता है? तो जब हम 165 मीटर ऊपर चढ़ते हैं तो हमारे वायुमंडल में 1 डिग्री तापमान की गिरावट होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 165 मीटर। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सा पहाड़ है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सतपुड़ा का पहाड़ है नर्मदा एवं ताप्ती के बीच। आपको बता दें दोस्तों, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जिसमें आर्टिकल 12 से 35 की चर्चा है और इसमें 7 मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत सरकार प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। इसमें सत्य कथन चुनने कह रहा है, तो ये सही है, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला कथन है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो ये गलत है। राष्ट्रीय एकता दिवस जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिवस पर मनाया जाता है। अगला कथन, भारत के गणतंत्र दिवस 2023 का मुख्य अतिथि मिस्र देश था, ये सही है। अगला है, भारत सरकार का लक्ष्य शून्य कार्बन उत्सर्जन 2070 तक रखा गया है, ये भी सही है। तो 1, 3 और 4 इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के सदस्य लोकतंत्र के अब तक के इतिहास में कितने प्रधानमंत्री ने तीसरी बार पदभार संभाले हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 बार। किसने किसने संभाला है? तो ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा 3 बार प्रधानमंत्री का पदभार संभाला गया। अगला क्वेश्चन है, किस श्रेणी के यौगिक के 2 क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर रहने पर उस श्रेणी को कहते हैं? उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोलाइट का उदाहरण है। तो कोलाइट का उदाहरण धुआं है। धुआं एक प्रकार का एरोसोल कोलाइड है। आपको बता दें दोस्तों, 2 प्रकार का जब विषमांग मिश्रण होता है तो उसे कोलाइट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, गैसों से भरे एक जार में गुलाब का रंगीन फूल गिरने पर रंगीन हो जाता है, तो जार में कौन सी गैस है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्लोरीन। अगर उस जार में क्लोरीन भरा हुआ है, उसमें कोई भी रंगीन वस्तु अगर गिरती है तो वो रंगीन हो जाता है। दोस्तों आपको बता दें, क्लोरीन जो है वो चूना के साथ प्रतिक्रिया कर ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करती है और ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन की गंध आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य स्वास्थ्य मनुष्य का रक्तदाब होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 120/80। अगला क्वेश्चन है, एक सींगी वाले गेंडे किस अभयारण्य की अनमोल विरासत है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काजीरंगा। काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सींगी वाले गेंडा पाया जाता है और काजीरंगा ये असम में स्थित है। आपको बता दें, मानस राष्ट्रीय उद्यान में भी
एक सिंगी गैंडा पाई जाती है, लेकिन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंगी गैंडा के लिए ही जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूना समझौता था, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवर्ण हिंदुओं तथा दलितों के बीच होने वाला समझौता था पूना समझौता। ये कब हुआ था तो आपको बता दें, ये 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने हरिजन यात्रा कहाँ से प्रारंभ की? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वर्धा से हरिजन यात्रा की शुरुआत की गई थी गांधी जी के द्वारा। ये कब किया गया था तो ये 7 नवंबर 1933 ईस्वी को किया गया था, जिसमें गांधी जी के द्वारा 20,000 किलोमीटर की यात्राएं की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मैथ का है, हम इसका आंसर बता देते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने कह रहा है। तो विजय स्तंभ किस स्थान पे है तो ये चित्तौड़ में है। पत्थर की मस्जिद पटना में है। बादशाही मस्जिद जो है ये लाहौर में है, और मक्का मस्जिद ये हैदराबाद में है। इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 1, 4 और 3। 2, 1, 4 और 3, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैंगो सॉवर किस राज्य के फलों को पकाने में सहायता करता है? तो मैंगो सॉवर जो है वो कर्नाटक राज्य के फल को पकाने में मदद करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हार्मुज जल संधि निम्नलिखित में से किन 2 देशों को अलग करती है? तो ये ओमान और फारस की खाड़ी को अलग करती है हार्मुज जल संधि। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसकी है? तो ये जेबी कृपलानी की पुस्तक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन मैथ का है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 11 दिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी मैथ का है दोस्तों। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, वीडियो पॉज कर लीजिएगा और इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पायरोमीटर है, तो पायरोमीटर सौर्य विकिरण को मापने का एक यंत्र है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइंस्टीन के समीकरण E = mc² में c से तात्पर्य है। तो c जो है ये प्रकाश की गति को बताता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो विटामिन उपचायक रोधी भी है वे हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए, सी और ई एक उपचायक रोधी विटामिन है जिसे एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। यह विटामिन जो है दोस्तों वो मुक्त कण का जो निर्माण होता है उसको रोकता है और हमारे शरीर को होने वाले नुकसान से भी बचाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम उर्वरक आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर के सामान्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और एक तीसरा तत्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम। अगला क्वेश्चन है, एक दूसरे के अंदर चिपके हुए 2 मग्गों को ठंडे पानी के उपयोग से आप कैसे अलग करेंगे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अंदर के मग में ठंडा पानी डालकर। जब हम अंदर के मग में ठंडा पानी डालते हैं फ्रेंड्स, तो ठंडा पानी डालने पर अंदर का जो मग है वो संकुचित हो जाता है यानी सिकुड़ जाता है, और फिर हम उस दोनों मग को आसानी से अलग कर सकते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ताजमहल का निर्माण भारत और डैश के विशेषज्ञों ने किया था? तो ताजमहल का निर्माण भारत और फारस के विशेषज्ञों के द्वारा किया गया था। ताजमहल का जो मुख्य कारीगर था वो बता दें आपको कि उस्ताद ईशा खां था। अगला क्वेश्चन है,
भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र अपने हाथ से लिखकर दे सकता है? तो भारत का राष्ट्रपति जब त्यागपत्र देते हैं तो वो उपराष्ट्रपति को देते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आपसे पूछे कि उपराष्ट्रपति किसको त्यागपत्र देता है, तो उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मैथ का है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 30 साल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जमींदारों के लिए वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। अगला क्वेश्चन है। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मुरली भरहवा के निवासी थे राजकुमार शुक्ल। जो ये कहाँ पड़ता है, तो ये चंपारण में पड़ता है मुरली भरहवा। राजकुमार शुक्ल बिहार के एक जाने माने किसान नेता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सामवेद हो जाएगा। आप सबको पता ही होगा दोस्तों, सामवेद का जो अधिकांश भाग है वो ऋग्वेद से ही लिया गया है। और ऋग्वेद और सामवेद का अगर आपसे उपवेद पूछे तो ध्यान रखिएगा, सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद हो जाता है, गंधर्व वेद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कार्य एक अदिश राशि है। बल, वेग और त्वरण ये तीनों सदिश राशि है। अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, जबकि सदिश राशि में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। अगला क्वेश्चन है। ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आवृत्ति पर निर्भर करता है ध्वनि का तारतम्य। आवृत्ति के आपको बता दें दोस्तों कि आवृत्ति जब बढ़ती है तो उसका तारतम्य भी बढ़ता है और आवाज़ जो है वो पतली होती है। अगला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन ठोस कणिकीय प्रदूषण के उदाहरण है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एरोसोल। अगला क्वेश्चन है। संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण समिति थी? तो ये प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रारूप समिति का पूछे आपसे कि गठन कब हुआ था, तो 29 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था प्रारूप समिति का गठन। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष आपसे पूछे कौन थे, तो ध्यान रखिएगा भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैथिली को शास्त्रीय भाषा नहीं माना जाता है। शास्त्रीय भाषा आपसे पूछे कि कितनी है, तो ध्यान रखिएगा 6 शास्त्रीय भाषा है, जिसमें तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम एवं ओडिसी आती है। अगला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन व्यष्टि अर्थव्यवस्था के मुख्य घटक नहीं है? व्यष्टि अर्थव्यवस्था को आपको बता दें सूक्ष्म अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संतुलित उत्पाद तथा रोजगार स्तर से संबंधित सिद्धांत को व्यष्टि अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था नहीं कहते हैं। संतुलित उत्पाद तथा रोजगार स्तर से संबंधित सिद्धांत को समष्टि अर्थव्यवस्था कहते हैं। और समष्टि अर्थव्यवस्था का मतलब होता है वृहद अर्थव्यवस्था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसके बीच फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फ्रांस एवं जर्मनी के बीच हुई थी फ्रैंकफर्ट की संधि। अगला क्वेश्चन है। मार्टिन लूथर कहाँ के रहने वाले थे? तो ये जर्मनी के रहने वाले थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मार्टिन लूथर जो है वो एक धर्म सुधारक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। आधुनिकता के अंतर्गत विशिष्टीकरण को महत्व दिया जाता है, जबकि उत्तर आधुनिकता में डैश का महत्व दिया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संपूर्णवाद को। अगला क्वेश्चन है।
आत्महत्या की प्रवृत्ति को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समाज की धार्मिक एकात्मकता के द्वारा आत्महत्या की प्रवृत्ति को परिभाषित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस तिथि को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको बता दें दोस्तों, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया क्यों जाता है? तो समाज के जो कमजोर एवं गरीब वर्ग के लोग हैं उनकी सहायता प्रदान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मनाया जाता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है, आपको इसको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साहित्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, द्रुत क्रीड़ा खेल का यूरोपीय रूपांतरण शब्द क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लूडो। अगला क्वेश्चन है, 20 मई 2023 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की शपथ किसने ली है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अरविंद कुमार। अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने आईपीएल 2023 में प्ले ऑफ मैच के मुकाबले में फेंके जाने वाले प्रत्येक डॉट बॉल पर कितने पौधे लगाने की घोषणा की थी? तो प्रत्येक डॉट बॉल पर 500 पौधे लगाने की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक भारत की अध्यक्षता में कहाँ आयोजित हुई है? तो ये श्रीनगर में हुई है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2023 में नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रामचंद्र पौगेल। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में महिला T20 विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता? तो ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया। आपसे पूछे कि महिला T20 विश्व कप खिताब की उप विजेता कौन है? तो दक्षिण अफ्रीका है। दक्षिण अफ्रीका को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने कप जीता। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट के तीनों प्रारूप में शतक लगाने वाले भारत के पहले कप्तान कौन बने हैं? तो ये रोहित शर्मा बने हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2023 में देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन किसे घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्का। आप पूछिएगा कि अस्का कहाँ है, तो ये गंजम जिला उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बन गया है? तो ये कोल्लम बन गया है, जो कि केरल में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2023 में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये कौस्तभ चटर्जी बने हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में लॉन्च की गई पुस्तक जादूनामा के लेखक हैं? तो जावेद अख्तर इसके लेखक हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का 25 अप्रैल 2023 को निधन हो गया? तो ये पंजाब के थे, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में मरचा चावल को जीआई टैग दिया गया है? तो ये बिहार के पश्चिम चंपारण में होता है मरचा चावल, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिहार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पेशेवर पर्वतारोही कौन बन गए हैं? तो ये अर्जुन वाजपेयी बन गए हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अप्रैल 2023 में वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला एयर फोर्स अधिकारी कौन बनी है? तो ये दीपिका मिश्रा बनी है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने हेतु भारतीय रेलवे ने किस देश को 20 ब्रॉड गेज इंजन सौंपे हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, शराब उत्पादकों पर अनिवार्य स्वास्थ्य सलाह लागू करने वाला
पहला देश कौन बना है? तो ये आयरलैंड बन गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी किस देश ने प्राप्त की है? तो ये यूएई ने प्राप्त की है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों, हमारे इस सेशन का आज का लास्ट क्वेश्चन है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आखिरी क्वेश्चन है, मेरी माटी मेरा देश अभियान भारत की आज़ादी के कितने वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शुरू किया गया? तो ये 75वें वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में शुरू किया गया है मेरी माटी मेरा देश। दोस्तों, हमारा आज का सेशन यहीं तक था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी महत्वपूर्ण वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।